अभी थोड़ा ठीक दिख रही होगी। तो अपने बात कर रहे थे सरकारी योजना के माध्यम से। तो सरकार की योजना है वो है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस स्कीम। जी सर। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस, इसके अंदर दो नाम हैं। दोनों नाम की अपन आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा यहाँ बता देता हूँ, मैंने 4-5 लोगो लगा रखे। भारत सरकार की योजना है, हम्म। नाबार्ड इसमें सब्सिडी स्पॉन्सर करती है। मैनेज इस योजना को पूरे देश के अंदर चलाने का ये मॉनिटरिंग का काम करता है। तो स्कीम का नाम है एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस, इसलिए ऊपर जितने भी सारे लोगो आपको देख रहे हैं ये सारे सारे सरकारी योजना के बारे में है। जी जी। अगली स्लाइड में बात अपन कर रहे थे यहाँ पर कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव सर बताना चाहूंगा कि जो कृषि के बेरोजगार युवा पढ़े लिखे हैं, जो अपना खुद का रोजगार सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बन सके या सरकारी नौकरी नहीं जा सके किसी न किसी कारणवश से, वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना कोई न कोई सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करे सरकार की स्कीम के माध्यम से। और वो क्या कि जब सेल्फ स्टार्ट बिजनेस तो आम आदमी करना चाहता है, लेकिन वहां पर इकोनॉमिकली उसके लिए जो बहुत प्रॉब्लम आती है, हम्म। उसके लिए सरकार की इस प्रकार की योजना है। और इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहले उनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग में अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि मुझे वाकई में इस योजना का लाभ लेना है और मुझे योजना से काफी अच्छा मैं मोटिवेट हुआ हूँ, सीखने को मिला है, और आगे लोन बैंक से अगर लोन लेना चाहता है, तो दूसरा कंपोनेंट इसका है सब्सिडी का, जो मैंने नीचे यहाँ पर दे रखा है, ट्रेनिंग एंड सब्सिडी। जी। और ये योजना भारत में पूरे देश, अगर राजस्थान अकेले की बात नहीं है ये सर, ये बताना चाहूंगा। प्रणव जी बिहार से जुड़े हुए थे। प्रणव जी, ये योजना पूरे भारत में सन 2002 से चल रही है। और सन 2002 में भारत सरकार ने योजना को स्टार्ट किया था। और भारत सरकार ने योजना बनाकर नाबार्ड के साथ किया था। नाबार्ड ने सब्सिडी स्पॉन्सर का जिम्मा उठाया, और ये योजना पूरे भारत में 2002 से कंटिन्यू चल रही है। जी। अपन बात करते हैं, योजना का नाम है एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस। एग्री क्लिनिक का मतलब यहाँ पर ये है सर कि जिस प्रकार से अपने मनुष्य के अंदर डॉक्टर होते हैं ये जितने भी, तो ये हम्म। मनुष्यों के डॉक्टर होते हैं, वेटरनरी वाले होते हैं, पशुओं के डॉक्टर होते हैं, जो ठीक इसी प्रकार कृषि के डॉक्टर जो एग्रीकल्चर बीएससी वाले हैं, या इनके जो खाद बीज की दुकान कर रहे हैं, हम्म। एग्री शॉप जिनको बोलते हैं, एग्री इनपुट सेंटर बोलते हैं, ये सारे सारे हैं। तो ये एग्री क्लिनिक का काम करते हैं। इनका काम ये होता है कि ये जो बेसिक स्थिति को देखें फार्मर के फील्ड में जा करके, और वहां पर फसल के जो बीमारी के लक्षण है उनकी पहचान करके सही समय पर किसान को सही राय दें और सही समय पर सही दवाई दें। तो ये हम्म। एक क्लिनिकल काम हो जाता है, इसलिए इसकी इनकी नाम है एग्री क्लिनिक। दूसरा है एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है जो खेती से रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस होते हैं। लाइक दैट हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि डेयरी है, पशुपालन जो भी हो, चाहे भेड़ बकरी का हुआ, और यहाँ पे सूअर पालन है, खरगोश पालन है, मुर्गी पालन है, और या फिर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर है, यहाँ पर ये ग्रीन फार्म है या पॉली हाउस है। हम्म। जितने भी एग्रीकल्चर संबंधित बिजनेसेस हैं, ये सारे बिजनेस एग्री बिजनेस के अंदर आते हैं। तो ये यहाँ पर एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस जो स्कीम थी, इसका ये कंसेप्ट हुआ। और अगली स्लाइड में अपन चलते हैं कि इस स्कीम को पूरे देश के अंदर मॉनिटरिंग का काम कौन करता है। तो मैंने यहाँ लगा रखा है लोगो वगैरह, ये था ये मैनेज हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, मैनेज हैदराबाद के अंदर एग्रीकल्चर की मोस्टली स्कीमें का मॉनिटरिंग का काम यही करता है। और ये स्कीम जो अपना आज बात कर रहे हैं, ये भारत सरकार की एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ी हम्म। स्कीम है सर। क्योंकि स्कीम के माध्यम से पता नहीं कितने हजारों युवाओं ने अपना रोजगार पाया है। हजारों युवा अपने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर के अब लोगों को जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दे रहे हैं। और हम्म। इस स्कीम के अंदर बहुत सारी फंडिंग खर्च हुई है। तो यानी कि स्कीम के माध्यम से बहुत सारे एग्री एंटरप्रेन्योर, आइडियल एग्री एंटरप्रेन्योर तैयार हुए हैं। हम्म। तो इस स्कीम का अपन बताना चाहेंगे, मॉनिटरिंग पूरे देश के अंदर मैनेज हैदराबाद करता है। मैनेज हैदराबाद ने अपने छोटे छोटे एनटीआई यानी स्टेट लेवल में अपने एनटीआई खोल रखे हैं। एनटीआई का मतलब होता है नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके। तो इस पर एनटीआई है, एनटीआई में वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, मॉनिटरिंग मैनेज हैदराबाद करता है।
आगे बात चलते हैं अपन, वहां पे पहली स्लाइड पर लोगो दिखाया था नाबार्ड का, और ये आपके सामने स्लाइड जो दिख रही है नाबार्ड की स्लाइड है। जो ये स्कीम है इसके अंदर सब्सिडी का स्पॉन्सरशिप है वो नाबार्ड करती है। तो स्कीम के अंदर लोन वगैरह अपने लोकल जो बैंक है ये करेगी, फंडिंग का काम तो ये करेगी अपने आसपास की जितनी भी बैंक है कॉमर्शियल, ये एसबीआई बैंक हो, पीएनबी हो या बड़ौदा बैंक हो, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी फंडिंग एजेंसी लोन सेक्शन करती है। वो लोन सेक्शन करने के बाद में वो जो डॉक्यूमेंट्री होती है सब्सिडी एप्लीकेशन के लिए, वो सब्सिडी का ऑल फॉर्मेलिटीज पूरी करके आगे भेजते हैं नाबार्ड के पास में। नाबार्ड इसमें सब्सिडी स्पॉन्सर करती है। प्रोजेक्ट कॉस्ट का, प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका ये जितना आप ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि ओबीसी और जनरल बॉयज, ओबीसी और जनरल बॉयज के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 36% सब्सिडी मिलता है इस योजना में। लोन अपना जितना लेते हैं ना, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब ये होता है सर यहाँ पर कि एक तो माना कि अपने इस योजना में रूल है थोड़ा कि कम से कम 10% पैसा हमारी खुद की लगाने की कैपेसिटी होनी चाहिए और हम लगाएं। तो माना कि हम इस स्कीम के माध्यम से बैंक से 10 लाख का लोन लें या 20 लाख का लोन लें, माना कि 10 लाख का लोन लेते हैं तो उसका 10% 1 लाख रुपए हमें लगाना होगा। तो वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अपनी कितनी हुई, 10 + 1 11 लाख, 11 लाख रुपए। अब हमको जो सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी 11 लाख पर, या उसमें 1 लाख रुपए हमारे रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसमें उस पर भी हमें सब्सिडी मिलती है। ओबीसी और जनरल ये कैटेगरी के जो बॉयज है उनके लिए टोटल प्रोजेक्ट स्कोर का 36% है। और SC ST एंड ऑल कैटेगरी ऑफ गर्ल्स, SC ST बॉयज और सभी जातियों की लड़कियों के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 44% सब्सिडी का प्रावधान भारत सरकार की इस स्कीम के द्वारा काफी अच्छा प्रावधान दिया हुआ है। जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म स्कीम के अंदर इतनी बड़ी सब्सिडी और किसी स्कीम के अंदर नहीं है। एक स्टेट गवर्नमेंट में स्कीम चलती है, मेरे को याद आ गया, अपने बात जहाँ कर रहे थे कि भाई किसी स्कीम के अंदर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में एक स्कीम चलती है, पोली हाउस पर चलती है, ग्रीन फार्मिंग पर चलती है, उसमें सब्सिडी का प्रावधान अलग है। लेकिन उसमें एक्चुअली क्या होता है, तो प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे लोग सब्सिडी के कारण एप्लीकेशन अप्लाई ज्यादा करते हैं और नंबर नहीं आता साल 2 साल तक। तो वो थोड़ी दिक्कत है। लेकिन उसके बाद में जितनी एग्रीकल्चर एरिया के अंदर सब्सिडी का प्रावधान इससे बड़ी किसी स्कीम के अंदर नहीं है। तो आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर है कैंडिडेट एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट क्या है, तो कौन कौन इस स्कीम को कर सकता है, छोटा ब्रीफली बता सकता हूं मैं यहाँ पर, बताते हैं, हम बात करते हैं, टाइम ज्यादा हो जाता है आई थिंक। पहला सर ये है कि स्कीम को कौन कर सकता है, या तो 12वीं एग्रीकल्चर से हो, कोई भी लड़का 12वीं एग्रीकल्चर से हो और कम से कम उसके 55% उसके 12वीं में बने हो और उसने 1 साल पहले पास की हो। यानी कोई भी योग्यता वो अगर लगाना चाह रहा है वो कम से कम 1 साल पहले उसने पास आउट होना चाहिए। करंट में करता है ना तो सरकार करंट पास वाले को लेती नहीं है। एक्चुअली क्यों नहीं लेती है, क्योंकि सरकार ये फ्री ऑफ कॉस्ट योजना है, अगली स्लाइड में बताऊंगा सारा। तो सरकार चाहती है कि ये कंटिन्यू पढ़ने वाला लड़का फ्री ऑफ कॉस्ट योजना है तो यहाँ से लाभ उठा करके कहीं चला जाएगा, कर इसका कोई इफेक्टिव हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, इसलिए जो उन्हीं कैंडिडेट को लेती है जो कम से कम 1 साल का जिनका गैप हो और 1 साल जिन्हें स्कूली यहाँ से कॉलेज शिक्षा छोड़ रखी हो। दूसरी बात करते हैं कि 12th अगर बायोलॉजी से कोई है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12th बायोलॉजी बेस पर एडमिशन नहीं होता है। अगर 12th बेस पर एडमिशन होता है तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर वाले का होगा। अगर कोई 12वीं बायोलॉजी है कोई बात नहीं, उसके बाद में उसने JRF या SRF के थ्रू किसी माध्यम से ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर में किया है तो वो कर सकता है। वेटरनरी डिप्लोमा किया हुआ है तो कर सकता है, और उसके बाद में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो कर सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा एजुकेशन जिसके अंदर कम से कम 75% या 60% उसने कोर्स एग्रीकल्चर संबंधी पढ़ा हो, वो कर सकता है। या फिर डिग्री इन एग्रीकल्चर बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी है, होम साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं। अभी पहली एक सर बताना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ पर बड़ी विडंबना थी हमारे सामने एक्चुअली, आज भी देखने को ये मिल रही है। ये सन 2002 से जब स्कीम स्टार्ट हुई है तब से 13 अप्रैल 2019 तक सिर्फ और सिर्फ इस योजना का लाभ एग्रीकल्चर वाले ही उठा पा रहे थे।
ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर वालों ने इतना इस योजना को मतलब भाग लिया नहीं, या भाग लिया तो इनका इतना यूज नहीं किया और फायदा नहीं उठा पाए, हम्म। सक्सेसफुल एग्री एंटरप्रेन्योर बने नहीं। तो सरकार ने अपनी 2019 से अपनी योजना चेंज की, और उसके बाद में इन्होंने इसके अंदर बोटनी है, जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, इन सब्जेक्ट को भी ऐड किया गया। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर सबसे ज्यादा युवा इन अलाइड एक्टिव सब्जेक्ट वाले इस योजना का ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। अब इसमें सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कैसे करते हैं सर? सबसे पहले इसमें फॉर्म अप्लाई होता है। फॉर्म दो मोड से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड है। और उसमें ऑनलाइन भी एग्री क्लिनिक acabc.mis जो साइट दिख रही है अभी इसमें, यहाँ जाकर अपने कोई ये कैंडिडेट है फॉर्म अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई सेंटर होता है जहाँ कुछ जानकारी मिलती है, सेंटर पर जा करके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और इसमें सिलेक्शन का तरीका जो होता है वो होता है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। ऑनलाइन इंटरव्यू होता है जो मैनेज हैदराबाद का एक, ऑफलाइन होता है तो अपने एनटीआई जहां जहां है उस सेंटर पर जाकर के ऑफलाइन इंटरव्यू होता है। ऑफलाइन इंटरव्यू के अंदर 5 जनों की एक पैनल कमेटी, उसमें से एक बैंकर भी रहेगा, एक एग्रीकल्चर ऑफिसर भी रहता है, एक एग्री एंटरप्रेन्योर भी रहता है जो बारीकियों से एग्रीकल्चर को बारीकियों से जाने प्रैक्टिकली तरीके से, और एक जो इसमें पीडी आत्मा वगैरह या कोई और अधिकारी रहता है। 5 जनों की कमेटी होती है। तो इसमें वो 500 जने बैठ करके यहाँ पर उसका बेसिक नॉलेज देखते हैं, कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद में उनका जो सिलेक्शन हो जाता है कैंडिडेट का, तो सिलेक्शन के टाइम कैंडिडेट को 500 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी पड़ती है। ओके। इस 500 फीस जमा कराने के बाद में सिक्योरिटी की बात अपन यहाँ नहीं करेंगे, सिक्योरिटी सेंटर पर डिपेंड करती है। तो इसके बाद इसको कुछ भी कैंडिडेट का नहीं लगता है, सारा सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसमें ट्रेनिंग किस किस पर होती है? ट्रेनिंग है सारे एग्रीकल्चर, जहां भी एग्रीकल्चर का नाम आता है, चाहे कोई सा भी फार्मिंग हो, चाहे एग्री शॉप का हो, एक्वा कल्चर हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या पॉली हाउस हो, ग्रीन हाउस हो, पोल्ट्री है, डेयरी है, पिगरी है, नर्सरी है, रेबिड फार्मिंग है, गोट है, शीप है, बहुत सारे ये आपके सामने दिख रहे हैं नाम। जी इन जी। सब पर यहाँ पर ट्रेनिंग 32 टाइप्स, 32 प्रकार के एग्रीकल्चर के बिजनेसेस है। इसके अंदर नाम तो बहुत कम है। उन सब पर यहाँ ट्रेनिंग, यानी एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस स्कीम के अंदर में आते हैं। यहाँ से जो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस स्कीम जो ट्रेनिंग लेता है, से कोई भी अपना एक बिजनेस करके उस पर सब्सिडी या जो भी है गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा ले सकता है। जी जी। अब यहाँ बात करेंगे फैसिलिटी ऑफ ट्रेनिंग की। तो फैसिलिटी क्या है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैंडिडेट का कुछ भी नहीं लगता है। इसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटी फ्री है, फूडिंग है, पेन है, बुक नोट बैग वगैरह। ट्रेनिंग ड्यूरेशन इसमें 45 दिन का है। एक बैच के अंदर, एक टाइम के अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट है 35 रहते हैं और मिनिमम 25 रहते हैं। ओके। पर डे 8 घंटे की क्लास होती है। उनका शेड्यूल बना हुआ रहता है हमारा। उस शेड्यूल के हिसाब से आज किसका लेक्चर रहेगा उसमें सब वो पहले तैयार होता है। वो उसके हिसाब से 8 घंटे के अंदर हम वो पर डे के हिसाब से 45 दिन में वो ट्रेनिंग देते हैं 32 प्रकार के बिजनेसेस पर। ओके। गेस्ट लेक्चर के रूप में जितने भी एग्री एक्सपर्ट होते हैं, केवीके वगैरह, यहाँ जो वहां से हम बुलाते हैं, सक्सेस स्टोरी वालों को बुलाते हैं जो पहले हमारे यहाँ से करके गए, वो एग्री एक्सपर्ट और भी काफी है। बैंकर्स को बुलाते हैं जी जो जी। बैंकिंग वाला पार्ट क्लियर करते हैं। बाकी ये सरकार की इतनी शानदार सर स्कीम है कि इसके अंदर सब कुछ फ्री है। ओके। अब बात करते हैं इन राजस्थान की। राजस्थान के अंदर 3 सेंटर प्रेजेंट टाइम वर्किंग में है। जहाँ एक सेंटर ये अपने कोटा में है, ACABC मैनेज हैदराबाद भी एक सेंटर है, और एक ARS गंगानगर के अंदर है, एक SSVT उदयपुर हिरणमगरी उदयपुर के अंदर है। ये तीनों सेंटर बहुत अच्छे वर्किंग में है। ARS गंगानगर वाला प्रेजेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये कोटा और उदयपुर वाला दोनों वर्किंग में है। वर्किंग में यानी कि सब है, लेकिन इन्होंने बैच निकाले हैं। ARS गंगानगर अभी तक कोई बैच निकाला नहीं है। ओके। हाँ, अब ये स्कीम की बात कर रहे थे अपन। स्कीम की मैंने आप सबको बता दिया। अगर मैं प्रणव जी से बताना चाहूंगा, प्रणव जी ये स्कीम पूरे देश में है, ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में है। अगर हाँ आपके
बिहार में से कोई कैंडिडेट अगर ऐसा नहीं है कि उसको राजस्थान आना पड़ेगा, वो बिहार में भी किसी सेंटर पर जाकर के ट्रेनिंग ले सकता है। तो ट्रेनिंग मैं बिल्कुल निःशुल्क है। मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ सर। इसमें मैंने एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस का कोर्स किया हुआ हूँ। मैं 2018 में ही सर्टिफिकेट भी मैं लिया हुआ हूँ। और अच्छा। मैं उस पे आगे प्रोसेस करके इंटरप्रेन्योरशिप का कुछ काम कर रहा था। मैं अलग से कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि ये तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ और इसके थ्रू मैं इंटरप्रेन्योरशिप के यहाँ मतलब काम कर रहा हूँ इसमें। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, तो आपने मतलब ये डिप्लोमा कर रखा है। चलो, तो आप इस तारीख स्कीम को भली बात ही जानते होंगे, और आपने भी इससे मोटिवेट होकर के तो आपने कोई स्कीम का फायदा उठाया क्या सर? जरूर जरूर, और बहुत धन्यवाद सर जो आपने इतने अच्छे तरीके से उसको और लोगों को समझाया। और मैं बेसिकली जो जो इस जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है, जो इस डिग्री सर्टिफिकेट है, जो सब्सिडी पार्ट जितने अच्छे से आपने बताया, वो थोड़ा बहुत अच्छा था कि आपने इतने अच्छे से उसको बताया था, और मैं उसका फायदा ले रहा हूँ सर। मैं यहाँ पे खुद से बिल्कुल इंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब अपने टाइटल के सेकंड पार्ट पर आते हैं। पहले सरकारी योजना अपना हुई, टाइटल का सेकंड पार्ट अपना जो है डेयरी फार्मिंग। तो मेनली अपन को यहाँ पर डेयरी फार्मिंग तो हर किसान कर रहा है। हर किसान के जो किसान है उसे घर में वो गाय भैंस जरूर रखता है, क्योंकि उसके पास में चारे की व्यवस्था भी होती है, और वो खुद का उस बेसिक ग्राउंड लेवल से जानता है, किसानी खेत से निकला हुआ है, तो आराम से वो करता है। हर एक के पास में तीन चार गाय भैंस रहती है। और वो धीरे धीरे कोई उसमें से ऐसे होते हैं 10-12 किसान भी अपने गाय भैंस रखते हैं, अच्छी तरीके से डेयरी शानदार तरीके से फार्मिंग करते हैं डेयरी की। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट अपने सामने दिख रहा है, एक रूढ़िवादी का एक आधुनिक तरीके। सर बात यहाँ करना ये चाहेंगे कि रूढ़िवादी है, वाकई में मैंने देखा राजस्थान के कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, अलवर और टोंक और अजमेर जिले के अंदर हम लोगों ने सर्वे किया, और काफी जगह फार्मरों के घर घर देखा। वर्षों से वो डेयरी करते हुए आ रहे हैं, और उनके पास में पशु भी बहुत है, उत्पादन भी बहुत हो रहा है, लेकिन वो वही है कि दिखता नहीं है, उनके पास में पैसा दिखता नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा था कि रूढ़ी वो क्योंकि वो रूढ़िवादी तरीके से सर करते हैं। एक्चुअली कारण क्या होता है, तो मैनेजमेंट नहीं करते हैं, नया इम्प्रूव नहीं करते, जैसे चलता आ रहा है उसी चलते हुए उसी को ऐसे करेंगे। उस पैसा के जैसे कि घर में आज महीने के एंड में दूध का पैसा किसने आधा दिया, किसने पूरा दिया, कम दिया, उसको ले लिया, उसका हिसाब किताब नहीं रखा और वो पैसा कहाँ आया कहाँ चला गया। तो जहाँ अपन थे वही जस्ट लाइक ए मिडिल मैन बने, इधर का पैसा आया इधर दिया, और थोड़ा बहुत हमारा कमीशन ने रोजमर्रा की जिंदगी जी ली। तो ये तरीका रूढ़िवादी वर्षों चलता हुआ आ रहा है। उन लोगों के पास में वर्ष काफी टाइम से गायें भैंसे हैं, लेकिन वो भी अभी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। धीरे धीरे अपने उसी में कपड़ों के अंदर उसी कहते हैं कि मतलब पुराने कपड़ों में उसी रिवाज के अंदर आज भी ऐसे जीते रहे। जबकि एक आज आधुनिक तरीके से युवा जो है वो एक 5 भैंसों से अगर फार्मिंग स्टार्ट करता है, उनसे बेहतर तरीके की लाइफ जीता है। इसका कारण ये है सर, मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। बिजनेस का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रूढ़िवादी परंपरा हमें आज छोड़नी पड़ेगी। चाहे बिजनेस कोई भी हो, थोड़ा सा आज स्टार्ट करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। जी बिजनेस जी। को जितना हम टाइम देंगे, यानी कि आज स्टार्ट करेंगे, उसका फल अपन को 1-1.5 साल बाद मिलेगा। अगर करंट कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसका एक मतलब तुरंत फल नहीं मिलेगा। तुरंत फल मिलेगा, तुरंत फल को हमने जेब में रखने की कोशिश की, मुनाफे की, तो हमारा बिजनेस आगे रन नहीं हो पाएगा। ये इसका मेन कंसेप्ट होता है। लेकिन ये जो रूढ़िवादी तरीके से मोस्टली हमारे हिंदुस्तान के जो डेयरी पालक है और यहाँ जो बिजनेस कर रहे हैं रूढ़िवादी तरीके से कर रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। उत्पादन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, दूध की आपूर्ति हो रही है, और अपन से बेहतर वो ग्राउंड लेवल की गायों की जो रख रखाव की बेसिक जानकारी उनको जानते हैं। लेकिन वहां पर मैनेजमेंट नहीं है पूरे परिवार का, किसने पैसा ले लिया, किसने आधा लिया, किसने कहाँ लगाया, सारा इस सिस्टम में। तो आज में आधुनिक डेयरी की जरूरत है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट रहता है सर मैनेजमेंट का। हमें मैनेज करना है। कोई एक रजिस्टर भी डिसाइड करना पड़ेगा कि डेयरी पालक जितने भी अपने साथ, आज ऑनलाइन भी है तो भी देखें कि हमें कोई भी बिजनेस का मैनेज करके चलना है। कितना आवक हुई, कितनी जावक हुई, उसके अंदर आज एक दिन की कितनी लागत आई, भैंस ने कितने, गाय ने कितना डेयरी पर आज दूध गया बाहर बूथ पर बिकने के लिए, कितना दूध पीछे बचा, उसका आपने क्या प्रोडक्ट तैयार किया, जो भी है इस प्रकार के आधुनिक डेयरी करने की जरूरत है। जी जी। दूसरा अपने यहाँ पे देख रहे हैं आप बेसिक नीड ऑफ डेयरी यूनिट।
वैसे सभी लोग जो फार्मर लोग हैं, ये डेयरी जो पाल करते हुए आ रहे हैं रूढ़िवादी तरीके से, सारे कुछ चीजों को जानते हैं। लेकिन एक अपन बेसिकली छोटी सी बात करते हैं कि अगर कोई नई डेयरी लगाना चाहता है तो उसको कम से कम इन 4-5 चीजों की जरूर रखनी पड़ेगी। सबसे पहले वो देखेगा कि मैं डेयरी किसकी स्टार्ट करूं, गाय की या भैंसों की। दूसरा वो देखेगा कि स्टार्ट करूं तो कहाँ करूं, लोकेशन ऑफ डेयरी फार्म ये उसको देखना बहुत जरूरी है। तो लोकेशन ऑफ डेयरी फार्म देखेगा, उसके साथ साथ में वो देखेगा गाय और भैंस, माना कि उसने गाय और भैंस दोनों में से एक भैंस की डेयरी स्टार्ट करने का या दोनों की का, तो वो सब उसको करना पड़ेगा कि सबसे पहले ब्रीड कौन सी लेके आए, नस्ल का चुनाव सब जरूर करना पड़ेगा। और मोस्टली जो अपन को इस वीडियो को सुने या बाद में जो अपने साथ और भी को ऑनलाइन है लोग सोचते हैं अगर स्टार्ट नया करना चाहते हैं, उनको मैं मेरे एक बेसिक नॉलेज से कहना चाहूंगा सर कि वो नस्लों का ऐसी चुनाव करें जो अपने वातावरण में रह सके। यूट्यूब पर या कहीं और नस्लों को देख करके और वहां पर के वो हरियाणा में या कहीं और गुजरात में या कहीं और एरिया की नस्लें अपन लाए वहां 20 किलो 15 किलो दूध देती है, तो वो दूध उनके वहां के इन्वायरमेंट में देती है। ओके। क्या हम हमारे यहाँ पर डेयरी खोलना उसके अनुकूल हमारे इन्वायरमेंट है कि नहीं है, हमारे यहाँ का ऐसा खान पान है कि नहीं है, ये बहुत सारी चीजें होती है नस्ल को लेकर के। तो मैं ये कहना चाहूंगा जहां पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमें उसी प्रकार का नस्ल का चयन करना चाहिए जो हमारे एरिया में नस्ल आसानी से चल सके। उसके बाद में लोकेशन ऑफ डेयरी फार्मिंग है उसका अपने खेत के अंदर जहां पर भी है वहाँ अच्छी तरीके से एक साइड जहाँ ऊंचा हो, जहाँ पानी पानी बारिश का नहीं है, उस प्रकार से एक डेयरी फार्म का स्थापना करें या वो बनाएं। और शेड के रूप में अपने पास में अगर इनकम का सोर्स है तो पक्का बनाएं, नहीं शुरुआती दौर के अंदर कच्चा बनाकर भी कर सकते हैं। और सिलेक्शन ऑफ ब्रीड की अपने बात की, और आगे चारे की बात है तो विशेष तौर पर है कि भरपेट चारा, हरा और सूखा दोनों आना चाहिए डेयरी के लिए, ताकि उनको प्रोटीन विटामिन जो भी मिनरल मिल सके और संतुष्टि हो। क्योंकि डेयरी एक ऐसी चीज है सर कि इसमें हमें पशुओं को, हमें खुद के पशुओं के साथ में पशु बन करके रहना पड़ता है। हर आदमी डेयरी कर भी नहीं सकता और हर आदमी करता है सफल मोस्टली नहीं हो पाता। एक्चुअली कारण क्या होता है, और दूसरा जो डेयरी स्टार्ट करना चाहता है उसमें मेहनत बहुत है, मेहनत का फल भी बहुत है, दोनों चीजें बराबर है। अगर आप फल की ओर देखोगे तो मेहनत कुछ नहीं है, अगर मेहनत की ओर देखोगे तो फल आपको बड़ा टिपिकल लगेगा, क्योंकि मेहनत है। क्योंकि हमें दूसरे माइंड को हमारे अंडर में कवर्ड करना है, गाय भैंसों के माइंड को, जिसको अपन लोकल भाषा में बोल रहे हैं गाय भैंसों को हिजाना, यानी कि हमारे ऊपर भरोसा करे गाय भैंसे। ओके, ठीक है, तो उस टाइप से पशुओं को प्रेम, तभी वो हमें अधिक उत्पादन देगी। जिस प्रकार से उनको भरपेट चारा खिलाएंगे, पशु मारते वक्त उनके क्या है कि शरीर पर हाथ फेरे, उनके मच्छर वगैरह उड़ाए, यहाँ पर थनों में लगने वाला चिचड़ी हो ज्वर है उनको बैठ कर निकाले। उनको कई बार मैंने देखा ऐसे हैं, मैं एक बार झालावाड़ गया था, वहां पर भी पशुपालक है आगे बैठ करके गाय को अपना हाथ चटा रहा था और वो उसको बड़ी आसानी से चाट रही थी, वो उसमें खुश हो रही थी, आराम से दूध दे रही थी, वो फुल दूध देती है। उसका बछड़ा मर गया था, तो ऐसा भी मैंने सक्सेस स्टोरी कई बार देखी है। तो जहाँ चारे की बात आई है तो ये चारे भरपूर मात्रा हरे और सूखे दोनों की होनी चाहिए, ताकि वो मन पसंद का चारा आसानी से खा करके अपने को उत्पादन दे सके। जनरल इंफॉर्मेशन या डेयरी पालन की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि एक भैंस में शुष्क पदार्थ की खपत प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के अनुसार होती है। ओके, ना, यानी कि अगर भैंस भैंस कोई 4 क्विंटल की है शरीर भार अपना अंदाजा लगता है, तो 10-12 किलो वो सूखा सारा, इतना ही हरा सारा वो एक दिन में खाती है। और साथ ही अगर ये हमारे पास हरा सारा या जो मतलब ज्यादा मात्रा में है, तो वहां पर हम कुछ दाना है उसको 1/3 दाने का कम कर सकते हैं, अगर हरा सारा ज्यादा मात्रा में, क्योंकि हरे सारे के अंदर काफी चीजें उस जो सूखे सारे से मिलने वाली होती है पशुओं को वो मिल जाती है। दुधारू पशुओं के लिए है कि गाय प्रत्येक 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना देना चाहिए गाय को, और भैंस को प्रत्येक 2.5 लीटर दूध के पीछे 3 किलो दाने की आवश्यकता रहती है। और अगर हरा चारा होता है
तो वहां पर 1 आधा किलो हम इस दाने की मात्रा को आराम से घटा सकते हैं। ये विशेष तौर पर रील में डेयरी पालक को इन चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि लंबे दुग्ध काल के अंदर और लंबा दुग्ध अवस्था के दौरान और दूध के बराबर मात्रा दूध की रखने के लिए इस प्रकार के पौष्टिक आहार की आवश्यकता रहती है। और ये पर चारे में जो क्या आमतौर पर सबसे भूसे का चारा इस्तेमाल किया जाता है, और उसको इसके लिए जो भूसा जो है वो जिसमें अच्छे पौष्टिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कौन कौन सा राइस ब्रेन है, चोकर है, चना है, या हरे चारा है जिसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक आहार पशुओं को मिलते हैं। हरे चारे के अंदर दुधारू पशुओं को सुडान घास सबसे पौष्टिक होती है, बाजरा का है, ज्वार का है, जई है, बसरीम है, या जो मक्की की हरा चारा भी है, ये भी दुधारू पशुओं के लिए बहुत अच्छा होता है। दलहन खिलाना बहुत जरूरी होता है सर, क्योंकि दलहन पशुओं के लिए विटामिन की पूरी पूर्ति करता है, प्रोटीन्स की पूर्ति करता है, और बहुत अच्छी होती है दुग्ध उत्पादन के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि जो जो पशुपालक ऑलरेडी डेयरी कर रहे हैं वो बेसिकली चारे से वाकिफ होते हैं, तो नए जो पशुपालक पालन करना चाहते हैं, डेयरी करना चाहते हैं, वो उस प्रकार के चारे का जरूर ध्यान रखें। और ये मेनली दुग्ध अवस्था के अंदर ये इतने रोग पशुओं में दुग्ध ज्वर वगैरह जरूर आते हैं। इसमें रील ये तो जहाँ पशु दूध देता है उस अवस्था में जरूर आते हैं। पहला अपन देखा है दुग्ध ज्वर। तो दुग्ध ज्वर ये कब आता है, बहुत सारे पशुपालक इनको जानते भी होंगे, तो नहीं जानते हैं वैसे बता देते हैं कि ये पशु के ब्याने के बच्चा देता है उसके 5-6 घंटे बाद आ जाता है, उस 5-6 घंटे बाद ही आ जाता है। और इसका आने का कारण क्या होता है, इसके आने का कारण ये होता है कि हम है ना पशु ब्याते हैं और उसमें उसका खीस पूरा अडर से निकाल लेते हैं। जब हम खीस पूरा अडर से निकाल लेते हैं तो पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम होने पर पशु के अंदर ये दुग्ध मिल्क फीवर आ जाता है। और इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं कि इस पशु के शरीर का तापमान है ना सामान्य से कम हो जाता है, यानी कि इस पशु के शरीर का तापमान सामान्यतः 105 डिग्री 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो उस दुग्ध ज्वर के दौरान इसका तापमान जो है कम हो जाता है और जानवर खड़ा नहीं रह पाता है। और उसको आप देखेंगे जो बाल है वो हल्के हल्के उसमें चमकाहट जो खत्म हो जाती है, चमकीलापन खड़े हो जाते हैं और कंपन स्टार्ट हो जाती है। और इसके जो निवारण के लिए है, निवारण के लिए बोरोग्लूकोनेट ड्रिप लगानी चाहिए। और इसके अलावा और भी डेक्सोना है, 5 ml का एक इंजेक्शन लगता है, ये हमें तुरंत देना चाहिए ताकि दुग्ध ज्वर खत्म कर। और इसकी बीमारी से बचने के लिए मेनली कारण यही है दुग्ध ज्वर से कि हम इसके अडर से पूरा उसमें ना आधा ही खीस निकाले, पूरा खीस नहीं निकाले। तो दूसरी अपने बीमारी है थनेला। थनेला मेनली तो गंदगी और बाड़ों की साफ सफाई नहीं होती है वहां पर होती है। और इसमें क्या होता है कि मेनली दूध के अंदर थक्का बन जाता है। ओके। और ये रोग होता मेनली इसलिए है कि एक तो साफ सफाई बाड़ों की नहीं रखते अपन, और दूसरा जब दूध निकालते हैं तो उस समय अपन थन को धोते हैं, अडर को धो, पानी चिपका हुआ रहता है, मॉइस्चर रहती है। और उसके बाद में पशु अपने दूध निकाल गया तुरंत, अब उसके बाद में पशु बैठ गया अगर बाड़े के अंदर, और बाड़ा अपना साफ सुथरा नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर कन्फर्म थनला हो जाता है। थनला के अंदर मतलब अडर कठोर हो जाता है, दूध में दूध निकालेंगे तो टाइप थक्का रहता है, दूध के अंदर छोटे छोटे मतलब उस प्रकार से गांठियाल टाइप बन जाती है, और दूध का रंग उसमें पीला पड़ जाता है, पशु थनों के हाथ लगाने नहीं देता है। इस प्रकार थनैला के सामान्य लक्षण है। और इसके उपाय के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इस पर एक आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आता है 10 ml, आइसोफ्लूइड 10 ml, उसका भी अपने इसका टीका लगा सकते हैं। बचाव के लिए मेनली ये है कि अपने साफ सफाई करें, और सप्ताह में एक बार अडर है
उसको डिटोल से भी धो सकते हैं और धोना भी चाहिए। अडर को कम से कम सप्ताह में एक बार धोएं, और बाड़े की मोस्टली साफ सफाई रखें। और हम दूध निकाले उसमें भी हमारे हमारे हाथ वगैरह धोए हुए रहे। तीसरा यहाँ पर एक फीवर है। फीवर में मोस्टली क्या होता है, पशु के अंदर हाफना, यानी वो उसकी सांस गति बढ़ जाती है। पशु हाफता रहता है और चारा पानी छोड़ देता है, दूध गिरा देता है, और शरीर तापमान उसका सामान्य से अधिक हो जाता है, नहीं 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक चला जाता है। तो वो उसको सामान्य फीवर आता है पशु को। और इसके लिए उपचार के लिए इस कंडीशन में अगर पहचान हो गई कि इसको इस प्रकार का है, अगर पहचान नहीं होती इस केस के अंदर, तो हमारे पशुपालकों को तुरंत वेटेनरी डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर वो पहचान नहीं कर पाते हैं, अगर सामान्य लक्षणों की पहचान हो जाती है इस प्रकार लक्षणों को देख करके, तो वो उसके घर पर भी, अगर पशुपालक आजकल मोस्टली दवाइयां रखते हैं, पढ़े लिखे हैं मतलब, तो वो इलाज करा सकते हैं खुद ही। तो इसके लिए उपचार के लिए इंजेक्शन आता है निमोस्लाइड पैरासीटामोल। जो फीवर है सामान्य, निमोस्लाइड पैरासीटामोल टेबलेट 20 ml होता है। और एक होता है ऑक्सी, और एक एविल 10 ml। 3 इंजेक्शन होते हैं, तीनों एक साथ लगते हैं इसके फीवर के लिए। तो पशु को 1-2 घंटे के अंदर तुरंत ही आराम आ जाता है। आगे चलता है आफरा। एक ये भी पशुओं में मोस्टली बीमारी हो जाती है। और ये आफरा मोस्टली तो क्या, पशुओं को हम अनाज देते हैं ना, तो अनाज माना कि उसमें किस केस में होता है कि जैसे कि डेयरी पालक माना कि अपन है, तो डेली अपन ही पशुओं को देते हैं। कौन से पशु को 1 किलो देना, किसी को 2 किलो देना। आज अपन घर पर नहीं है और अपने घर का कोई मेंबर इस प्रकार के पशुओं को डोज अनाज की चारा दाना दे रहा है, तो वो कम ज्यादा के चक्कर में कभी कभार हो जाता है मोस्टली अपन से भी। दूसरा, अपने घर में साग सब्जियां बची हुई होती है, पशुओं को खिलाने की कोशिश करते हैं। या फिर जो चारा होता है सड़ा हुआ होता है, जिसके बास आती है, पानी से हो गया है, पशु अगर उसको खा लेता है, इस केस में भी आफरा हो जाता है, अफारा इसको बोलते हैं। और तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो नाक पर है सरसों का तेल, नाक में पशु के सरसों का तेल लगाए, अंगुली से अंदर तक लगाएं, ताकि उसकी सांस से अंदर जाएगा तो उससे पशु को काफी आराम मिले। या फिर पशु को पिला अपना बोतल से पिला सकते हैं। और सरसों का तेल। बड़े पशु होते हैं गाय, हाँ, सरसों का तेल। और इसमें एक ब्यूटोसिल, ब्यूटोसिल 100 ml, ब्यूटोसिल 100 ml और प्लस सरसों का तेल 100 ml, दोनों को मिला करके पशु को नाड़ करना है। मतलब अगर वो किसी करने से मुंह से पिला दे ठीक है, वरना उसको इंजेक्शन द्वारा उसके पेट में पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से उसे अफारा ठीक हो जाता है। और एक इसके अलावा अगर ये नहीं कर पाए, माना कि हम जरूरत पड़े तो सोडा बाई कार्बोनेट 100 ml और एट्रोसिन 10 ml, इसके इंजेक्शन आते हैं। और एक 2RL, ये भी, ये 2-3 इंजेक्शन होते हैं। ये इंजेक्शन लगाकर आफरा को तुरंत कर सकते हैं। अगर कोई पशुपालक के पास में इंजेक्शन नहीं हो, तो वो अपने, और ये पैसा नहीं कर पा रहा हो, आफरा कंडीशन हो रही हो, तो घबराने की जरूरत नहीं, तुरंत वो पशुपालक अपने घर में सरसों के तेल से बेसिक इलाज कर ले, तो ताकि उससे कुछ टाइम के लिए पशु को आराम मिलेगा, तब तक वेटेनरी डॉक्टर बुला सकते हैं। कब्ज की मोस्टली आती है, और कब्ज की मेनली बीमारी पशुओं में पानी की कमी के कारण होती है। पानी की कमी के कारण पशुओं के शरीर में कुछ की कमी आती है, और इस कारण से ये जो कब्ज की बीमारी आती है। कब्ज को दूर करने के लिए तिल का तेल 200 से 400 ml पशुओं को दे, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट 200 से 250 ग्राम पशुओं को दे, ताकि उनको आराम आ जाए। या सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड नमक बोलते हैं, ये 200-250 ग्राम पानी में मिलाकर पशु को पिलाएं, तो कब्ज से छुटकारा आसानी से मिल जाता है। मोस्टली एक पशुओं में आती है FMD, जो ये वायरस जनित होती है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, मोस्टली इसमें बेसिक लक्षण सबको पता होता है, फूड एंड माउथ डिजीज जिसको बोलते हैं। क्योंकि इसमें मुंह में साले भी हो जाते हैं, पैरों के अंदर के वो भी सड़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसके पशु के मुंह से लार आ जाती है, स्टार्ट चलती रहती है। तो
और नाक से भी डिस्चार्ज चलता रहता है, और पशु दूध गिरा देता है। तो ये सारे सारे इस डिजीज की मोस्टली लक्षण होते हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट जो है, लिवामिसोल 15 ml का FMD का टीका लगता है, वो लगाएं। और KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, इससे खुर और मुंह को धोते रहें। और दूसरा, पशुपालकों को इस बीमारी का हर 6 महीने के अंदर FMD के नाम से एक वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन आता है FMD के नाम से, हर 6 महीने में होता है, उसके अंदर इनका वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी होता है। और एक बीमारी लास्ट बात करते हैं गलघोटू की। गलघोटू का सामान्य लक्षण ये था, पशु गर्दन ऊंची करके सांस लेगा, सांस नहीं आता है पशु को, और तापमान शरीर का बढ़ जाता है, सांस में गर्र गर्र की उसमें आवाज आती है, और इस प्रकार से गलघोटू और एक गांठ भी बन जाती है। ये मतलब गांठ बनती है, गलघोटू इसलिए नाम दिया गया है, और इसी के कारण वो सांस पूरी तरह से नहीं ले पाता है। तो पशु उसमें जो मुंह के अंदर लार बनती है उसको वो निगल नहीं पाता है, इसलिए वो गर्र गर्र की आवाज करता है, सांस के साथ में आवाज आती है। तो इस गलघोटू बीमारी के बचने के लिए इसमें एक RL करके ड्रिप आती है, जो ड्रिप चढ़ानी पड़ती है, और एक सेप्टिपियर 1 ml का इंजेक्शन आता है, एक सल्फर डिकार्बोडीन 100 ml का, ये इंजेक्शन लगाते हैं, पशुओं को आराम मिल जाता है। अब आगे बात कर रहे हैं दोहरा लाभ। ये पशुपालक अपने जो डेयरी की सामान्य जानकारी अपने दी, ये तो नॉर्मली सब पशुपालक करते ही हैं। आगे आप देख रहे हैं, अपने वहां बात की थी दोहरे लाभ की। तो दोहरे लाभ में अगर कोई पशुपालक डेयरी का काम कर ही रहा है, तो अगर डेयरी का काम कर रहा है तो उसमें कम से कम, मैंने अपने पहले बताया था कि एक घर के आदमी की जरूरत रहती है अपन, क्योंकि जितने भी बाहर का आदमी हाड़ी जो रखे जिसको बोलते हैं, या कोई मजदूरी वाला आदमी बोलते हैं, महीने का आदमी बोलते हैं, वो रखेंगे, उससे नाम नहीं होगा, क्योंकि वो अपने पगार तक से सीमित रहेगा। दूध घट रहा है, बढ़ रहा है, पशु बीमार है, स्वस्थ है, उसको टेंशन नहीं होगी। इसलिए डेयरी पालक हमें ध्यान रखे कि घर का एक आदमी हो, उसमें देख रेख करने वाला, हाथ से काम नहीं करे कोई बात नहीं, खड़ा रहकर काम कराए। जो एक आदमी 24 घंटे डेयरी पालन पर हो, डेयरी फार्म पर होना चाहिए, तो ही स्टार्ट करे। अगर अब बात वहां तक सीमित नहीं होती है कि भाई अब डेयरी पालन, अगर दूध उत्पादन से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूध उत्पादन वर्षों से हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, और आज भी रूढ़िवादी तरीके से किसान करता हुआ आ रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कारण क्या है कि वो जितना कमा रहा है, उत्पादन पैसा कमा रहा है, नो डाउट, डेयरी पालन से खर्चा निकाल के सर 55 से 60% वो हमें पर डे की कमाई देती है। जितना उसके ऊपर खर्चा होता है, भैंस गाय जो पिए, 55 से 60% रिटर्न में हमें सूखा खर्चा निकाल के कमाई में देती है। तो वो अब जो रूढ़िवादी तरीके से डेयरी पालन करते हुए आ रहे हैं, एक्चुअली वो अपना से 55 से 60% जो किराया होगी, उसको जो खर्चा मिलता है, रिटर्न मिलता है, मुनाफा, उससे अपना घर खर्चा चल रहा है, और नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी जीते जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, आधुनिक तरीके से करनी है। अब हम पशु तो ऑलरेडी रख रहे हैं, हमारा आदमी एक ऑलरेडी ऊपर है, एक हमारे पास पशुपालक भी रखा हुआ है, साथ साथ में हमें पशुओं से उत्पन्न गोबर का भी यूज करना है। और आने वाले टाइम के अंदर, और आज की टाइम के अंदर वर्मी कंपोस्ट की सर बहुत ही ज्यादा जरूरत है हमारे मतलब देश के अंदर, क्योंकि इतना इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बढ़ गया है, जिसका हमारे बॉडी पर और हमारे दिनचर्या पर, रहन सहन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत सारी बीमारियां इनकी पेस्टिसाइड की वजह से आ रही है। तो इसकी डिमांड आने वाले टाइम में और आज के टाइम में बढ़ी हुई है। जी। और जो डेयरी पालक है, अगर वो अपना टाइम डेयरी पर दे रहे हैं, साथ साथ में उनको मैं कहना चाहूंगा या वर्मी कंपोस्ट करें। वर्मी कंपोस्ट के लिए सामने ने फोटो दिखा रखा है। जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिक तरीके से एक बार पहले साल इस प्रकार का टिन सेट करके आप पक्का बेड बनाकर करें, आप कच्चे बेड में भी कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज हैं, आगे अगर हम अपना मिलना होगा तो और सारे टिप्स आपको देते रहेंगे। इसमें कच्चा से आप कैसे तैयार कर सकते हैं, ये आप फोटो पक्का दिख रहा है आपको, तो इतना पक्का इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार टापी कच्ची बना ले, जी जी, बस इस प्रकार छाया करे, उसके ऊपर का टेम्परेचर को रोके, जो कि एकदम उस जो अपना वर्मी बेड बनाई हुई है उसके ऊपर डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश नहीं है, छायादार बनाए, उसके अंदर कर सकते हैं। जो जो आपका बिजनेस आगे ग्रोथ करता जाए, तो उसको पक्का आपकी श्रद्धा अनुसार करते रहे।
ये डेयरी फार्मिंग की मैंने इधर कुछ सेकंड फोटो के अंदर बेड दिखा रखी है, और इस प्रकार की बेड अभी आप कोई किसान स्टार्ट करना चाहता है तो अभी इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि इतने पैसे लगा के करें, वो सफल होने के बाद में इस प्रकार की बेडों का निर्माण करे, वो ब्रॉड लेवल पर अच्छा पालन करे। और जो वर्मी कंपोस्ट है, दूसरा वर्मी कंपोस्ट के बाद में एक वर्मी वाश भी आता है, जो बड़ा मार्केट के अंदर आज नया कंसेप्ट है। और इस चीज की ये दोनों चीजें मार्केट के अंदर आज बहुत ज्यादा नए कंसेप्ट की तरह चल रही है, और बहुत सारे किसान इसके लाभान्वित हो रहे हैं। और वो जो किसानों जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनको अच्छी शानदार तरीके का प्रोडक्शन उत्पादन हो रहा है। क्योंकि किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो अपने जुड़े हुए हैं जुड़ेंगे, कि ये आप जो जितना अधिक उत्पादन के लिए कट्टो दर कट्टो यूरिया, डीएपी और इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, उन्हीं के बल पर आप जो उत्पादन जो आपके सामने आ रहा है उन्हीं के बल पर है। जमीन के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर हमने डीएपी यूरिया डाल डाल करके वो सारा उस जमीन को एकदम अनफर्टिलाइज कर लिया है, फर्टाइल नहीं है, बंजर बन गई है। उसके अंदर कोई भी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि ऊपर से इतने रसायन गिर गए, कम वो जो कार्बनिक पदार्थ था वो गल सड़ के नष्ट हो गया। दूसरा, हमारे जो लाभकारी कीड़े जीवाणु थे, जी जी, जिससे वह इसमें अपने जो केचुआ ले लो, लाभकारी है, या जो ऐसे कीट पतंग है जो हानिकारक हमारे फसलों पर लगने वाले कीड़े मकोड़ा को खाते हैं, वो सारे सारे इन पेस्टिसाइड के उपयोग से मर गए। क्योंकि उन्हीं की चीजें हम उत्पादन लेते हैं, तो उन्हीं का उस उत्पादन में बहुत बड़ा हमारी जमीन को उपजाऊ बनाने में योगदान रहता है उत्पादन में। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट हम खेत के अंदर यहाँ पर डालते हैं, तो ये जमीन को इतना मजबूत बनाता है कि इस बार आपने वर्मी कंपोस्ट डाला, इसकी आधी मात्रा जमीन लेके बैठी रहेगी, अगली फसल अगली साल आएगी तो उसको भी इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जो भी इसको मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ जो फसल को मिलेगा वो आधी मात्रा अगले साल भी मिलेगी। जबकि यूरिया डीएपी के अंदर जब आपने जितनी अभी डालोगी वो इसी फसल को जो मिलने वाली मिलेगी, बाकी क्या होगा, वाटर लॉजिंग के कारण पृथ्वी की निचली सतह में चली जाती है और नीचे जाकर भी जमीन को उर्वरा शक्ति बिगाड़ती रहती है, तो फसलों को नहीं मिलती है। जबकि ये कार्बनिक खाद है, ये जैविक खाद बहुत अच्छी खाद है। तो किसान भाई इस प्रकार की अपने डेयरी फार्म के साथ में वर्मी कंपोस्ट जरूर लगाएं, ये आपके एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा, एक्स्ट्रा पूंजी रहेगी इससे। और बहुत सारे किसान आजकल ये कर रहे हैं और दोहरा लाभ कमा रहे हैं। तीसरी बात अपन ये कर रहे हैं वर्मी वाश की, जिस प्रकार अपन सब्जियों पर या फसलों पर इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, ये केमिकल यूज कर रहे हैं, रासायनिक दवाएं, उसकी जगह आप वर्मी वाश यूज करें। आपके सारे सारे नुस्खे घरेलू है, इसमें आज अपने इतना खेती अधिक उत्पादन के हमारा इतना रसायनों का प्रयोग डालने का हमारी मजबूरी बन गई। जो हमारे पूर्वज थे वो कौन सा रसायन, उसमें रसायन थे ही नहीं, जी जी, उसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक उत्पादन करते थे। पशुओं का जो गोबर वगैरह होता थे सड़ा गला कर खेत में डालते थे, करते थे, उसमें इतनी बीमारियां नहीं थी, न इतना कुछ दवाइयां थी जो उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए करते थे, और वो खाद्यान्न जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा हुआ करता था। आजकल रसायनों के अधिक उपयोग करने से जमीन बंजर बढ़ चुकी है। पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं ना फसलों पर, ये हमारे लिए ही घातक है। हम खुद अधिक उत्पादन के लिए आने वाली पीढ़ी को ही धोखा दे रहे हैं। आज के जीने के कारण, अधिक मुनाफा कमाने के कारण हमारे आने वाले जनरेशन को ही हम एक बीमारी उनको खिला रहे हैं या उनको धोखा दे रहे हैं। नहीं सर, अधिक उत्पादन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें देवराम जी। अधिक उत्पादन मतलब कि अगर किसी ने एक बार पेस्टिसाइड यूज कर दिया तो उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर लॉजिकली उस चीज को देखा जाए तो पेस्टिसाइड यूज करने से सर अपनी जमीन बंजर हो रही है और नेक्स्ट टाइम हमें ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। दूसरा सबसे इसका माइनस पॉइंट है कि इसमें इरिगेशन, हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, बिल्कुल ज्यादा पानी, क्योंकि उसकी जमीन की ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। जी, क्योंकि अगर हम पानी का भी पैसा देखते हैं तो आज अगर 5,000 लीटर का टैंकर अगर हम अपने गांव में भी मंगवाते हैं तो 300 रुपए चार्ज करता है सर। तो किसान कभी सर उस पैसे को नहीं जोड़ता कि जो अपने कुएं से पानी ले रहा है उसको कॉस्ट को वो नहीं जोड़ता, वो ही हिडन कॉस्ट है। अगर वही पानी अगर वो बाहर से लेके आ रहा है तो वो एक कॉस्ट है सर उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हर बार अगर हम पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो हमारा लेवल तो पानी का वैसे ही घट रहा है सर। और पंजाब जैसे जो राज्यों में सबसे ज्यादा इसका यूज हुआ है, वहाँ पे कैंसर ट्रेंड्स चल रही है, काफी सारे लोग कैंसर और अन्य बीमारियों से पीड़ित है। तो जैविक के ऊपर ही हमारा फोकस है
लोगों को इसके ऊपर बताना सबको, और आपने बहुत अच्छा बताया सर इस चीज के बारे में, धन्यवाद। हाँ हाँ, तो एक थोड़ा सा और आगे समय लेना चाहूंगा। जी जी सर। पर उसके बाद में राकेश जी से बात करेंगे। राकेश जी यहाँ पे एक वर्मी वाश का बता रहे हैं, ये अपने पेस्टिसाइड के रूप में अपने घर पर ही किसान भाई इस प्रकार की दवाइयां बनाए आराम से। कोई सिंपल कोई नया इक्विपमेंट नहीं खरीदना है, मटके वगैरह अपने घर में होते हैं, इन्हीं से ये वर्मी वाश वगैरह बनता है। आगे कोई अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे या आपके माध्यम से हम किसानों को वर्मी वाश बनाने की पूरी विधि बता देंगे। जी जी अब एक यहाँ पर मैं सर बताना चाहूंगा, बायोगैस कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर अपना डेयरी है तो एक डेयरी से देखो हम वर्मी कंपोस्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे घर के अंदर खाना बनाने के लिए, या हमारी कहीं फार्म हाउस घर से दूर है, वहां पर हमने पशुपालक रख रखा है, या हम खुद वहां पर रहते हैं, तो हमारे गैस मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। हम वहां पर पशुओं से प्राप्त गोबर को इसमें यूज करके एक इस प्रकार का, ये आपके सामने बना हुआ पड़ा एक डायग्राम दिख रहा है। तो ये कुछ नहीं, बेसिक टंकी है, इसके अंदर 2 पाइप फिट किए हुए हैं, इसको एयर टाइट बढ़िया तरीके करके और अच्छी तरीके से वाल लगा लेते हैं। और स्टोर करने के लिए 2 मेथड होते हैं कि अगर ये जो ज्यादा खर्चा नहीं करना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से अपने घर के यदि सब किसानों के पास में ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर का टायर होता है, उसमें ट्यूब जो लगी हुई रहती है, वो एक टाइम के बाद में वो ज्यादा भार नहीं ढोते हैं, 2-4 पंचर होने के बाद में उसको छोड़ देते हैं। तो वो किसी किसान भाई के पास में अगर वो ट्यूब पड़ी है तो उस ट्यूब को सही करा करके और इस नली से जोड़ दे, ये सिलेंडर का काम कर लेगा। ओके। इससे जो गैस बनेगी वो उस ट्यूब के अंदर इकट्ठी हो जाएगी और ट्यूब फूलता जाएगा। जब आपको उपयोग में लेनी हो तो उसमें वाल को खोल दो ट्यूब वाले कनेक्शन से, तो आप आराम से पशुपालक आपके फार्म पर या घर पर या घर में आप जहाँ यूज करते हैं सब जगह अपने पाइप से कनेक्शन फिट करके आराम से गोबर गैस से खाना बना सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा खर्चीला मेथड नहीं है। ये मुश्किल से ये मेथड 2,000 रुपए में तैयार किया। मेरे यहाँ से बहुत सारे सेंटर पर लड़के इस प्रकार से करके गए, उन्होंने इस प्रकार का अपने घर पर डेमो करके देखा और आप आज अपना छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं। जी तो बहुत सुंदर। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, जब किसानों के पास ने माना कि बाई प्रोडक्ट कोई करना चाहता है, यानी कि दूध जो डोर टू डोर दिया या किसी बूथ पर जाकर दिया फिर भी दूध बच गया, तो कुछ ऐसे बेसिकली इक्विपमेंट दूध को जमा कर दही के रूप में बेचें, या उसको ये भी एक बाई प्रोडक्ट के रूप में आप बेचते हैं। तो बाई प्रोडक्ट का मतलब किसानों को वैल्यू एडिशन हो गई, उसका दूध का रूप चेंज हो गया। दूध का रूप चेंज होते ही अधिक आय प्राप्त होती है। सर मैं बताना चाहूंगा, मार्केट के अंदर जितने भी ये आते हैं लस्सी वगैरह छाछ वगैरह जो ले आते हैं अपन, इनकी कहानी क्या होती है रील में? रियलिटी ये होती है कि ये बचा हुआ प्रोडक्ट जो, यानी कि आज जो दूध बूथ पर सप्लाई हुआ है, वो दूध मार्केट में कल पूरा बूथ में बिका नहीं, तो कल सुबह जो गाड़ी आएगी वो बचे हुए दूध को वापस ले जाएगी, वहां जाकर फाड़ेगी, उसका पहले वो मक्खन जो सॉरी पनीर बना देगी। पनीर की निकलने वाला जो पानी है उसमें जीरा नमक काला नमक डाल करके बढ़िया तरीके मथते हैं, थोड़ा सा उसमें और को छाछ कल वाली डाल करके, और वो वैल्यू एडिशन हो गया उसका, पैकिंग करके छाछ के रूप में थैलियां बाहर आती है और हम उसी थैली को 10-12 रुपए से खरीदते हैं। उस आदमी ने देखो दूध के रूप में बिका, उसको अगर नहीं बिका तो खराब हुआ दूध वापस आया, उसको पनीर बना लिया, पनीर मार्केट में अच्छी क्वालिटी में बिक गया। पीछे जो पनीर का पानी रहा उसको भी उसने छाछ के रूप में बेच दिया। तो मैं यहाँ पर किसान भाइयों को संदेश देना चाहूंगा, जो मार्केट की चीज जो हम जिसको जानते नहीं है, क्या पता नहीं क्या वो हमें पैक करके दे रहा है, हम आसानी से बड़े शौक से उसको खाते हैं, तो क्यों नहीं हम ही हमारे यहाँ पर डेयरी फार्म पर एक डेयरी पालन ही नहीं, डेयरी पालन के साथ हम हमारा वर्मी कंपोस्ट है, जिससे हमारे खुद का खेत सुधरेगा, उत्पादन ऑर्गेनिक होगा और हम दूसरों को बेच पाएंगे, हमारा लाभ दोहरा हो जाएगा। और दूसरा जो वर्मी वाश है, तो वो उसमें से वर्मी वाश आज 1,000 लीटर जा रहा है, तो वो भी हमारे एक्स्ट्रा इनकम होगी। दूसरा जो गैस लेके आ रहे हैं, तो ये बायो गैस एक बार अगर घर पर तैयार हो गया तो सारा ये भोजन वगैरह या पशुओं के लिए जो अपना बांटा चारा तैयार करते हैं वो भी इससे तैयार हो जाता है। तो एक डेयरी पालन से इतने सारे बिजनेस तैयार हो जाते हैं, तो दोहरा लाभ ऐसे ले सकते हैं, ना कि रूढ़िवादी तरीकों से ले पाएंगे। जी 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 सर। इसके आगे ये कुछ सक्सेस स्टोरी है अपने यहाँ से सेंटर से, जो डिप्लोमा करके जाने के बाद उन लोगों ने की है, बहुत अच्छी शानदार है। यहाँ पर मैनेज के अधिकारी वो डीडीएम
नाबार्ड वगैरह हमारे विजिट करने गए थे। बहुत अच्छे इन्होंने इस प्रकार की कंपनी खोल रखी खेती सुरक्षा के नाम से, ये सिमलिया कोटा राजस्थान में है। और ये भी एक बूंदी के अंदर है, बहुत एग्री शॉप का बहुत शानदार इसने बिजनेस किया है। ये डेयरी पालक है मौजूदाबाद जयपुर जिले का, और इसने भी अपने पशुओं के लिए, वहाँ का पानी ठीक नहीं है, पानी का दूध पर बहुत फर्क पड़ता है, तो उसने आरओ लगा रखा है गाय भैंसों के लिए ताकि दूध उत्पादन गिरे नहीं। ओके, इस प्रकार से रहे हैं। अभी कोई क्वेश्चन हो तो राकेश जी शायद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी जी जी, राकेश जी बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये आपने जो बताया है सारा जो गवर्नमेंट की स्कीम है सब्सिडी वगैरह की, ये ओनली इसी से जो पढ़े हुए लोग हैं उनके लिए है। अब हम जैसे जर्नल बिजनेसमैन इसमें आना चाहते हैं तो हमें कोई सहायता नहीं मिलती सर? जी राकेश जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हम गौशालाओं से जुड़े हैं, गायों के बारे में पूरी नॉलेज है। हम अगर डेयरी बिजनेस और खेती करना चाहें तो हमारे लिए क्या है, आपके यहाँ कोई 2-5-7 दिन का कोर्स होता हो, वो करके सर्टिफिकेट कोर्स, और हम इस योजना का लाभ ले सके, तो हम इस लाइन में आना चाहते हैं। बिल्कुल राकेश जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो ये योजना एग्री करने ये तो पढ़े लिखों के लिए है। एक योजना और है पढ़े लिखे के लिए, इसलिए है कि जो किसी के फार्मर का बेटा अगर पढ़ा लिखा इस योजना योग्यता का पात्रता उसके पास में है तो कर सकता है। अगर जो अनपढ़ हैं जिनके लिए एक भारत सरकार की कामधेनु योजना है और दूसरी एक 2-3 योजनाएं और चल रही है, वर्तमान में वो योजना कोरोना कारण उन योजनाओं पर सब्सिडी नहीं है अभी, तो वापस स्थिति थोड़ा ठीक होते ही उस योजना ऐसी बहुत सारी है, उसके अंदर सब्सिडी का 25% ऐसे, सॉरी ओबीसी जनरल, 33% SC ST और गर्ल्स के लिए प्रावधान है। वो भी योजनाएं हैं आम आदमी के लिए, फार्मर्स के लिए। नहीं सर, जो मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, राकेश जी का पूछना था कि इनका मिसमैच हो गया थोड़ा, कि जो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेसेस सेंटर जो चला रहे हैं राकेश जी, वो तो पढ़े लिखों के लिए है जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जो भी सब्सिडीज और जो सुविधाएं हैं वो सभी सामान्य लोगों के लिए है। ट्रेनिंग्स लेके इन सेंटर से वो अपना काम कर सकते हैं सर। जी जी राकेश जी बोलिए। राकेश जी बोलिए सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जर्नल कैटेगरी से हूँ, अभी मेरा कंस्ट्रक्शन का उसका बिजनेस है, गौशालाओं से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, गायों के बारे में कई जानकारियां हैं, मैं पंचगव्य का काम, डेयरी प्रोडक्ट, खेती, ये इसमें नया आना चाहता हूँ। अब मेरे साथ मेरा बेटा है जो ग्रेजुएट है, मैं BSc हूँ, मतलब 1981 बैच का। तो अगर मैं इस लाइन में आना चाहूँ तो मेरे लिए क्या स्कीम्स है? और मेरे को ये जितने आपके एग्रीकल्चर के पढ़े हुए लोग हैं उनसे 100 गुना ज्यादा नॉलेज है। हालांकि मैं भी जीरो नॉलेज में था, लेकिन इस 1 साल में मैंने काफी वेबिनार अटेंड करके काफी नॉलेज गेन की, एग्रीकल्चर की भी प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स की भी। जी, तो ऐसे हम जैसे लोगों के लिए भी कोई योजना है क्या सर? आपके यहाँ से कोई 7 दिन का कोर्स हो, हम मतलब हम कई बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, हमको एग्री का मतलब बिजनेस का 30-35 साल का अनुभव भी है, और अब हम इस लाइन में आना चाहते हैं, लोगों को अच्छा ऑर्गेनिक खिलाना चाहते हैं, और जो गायों के बारे में जाना है, पंचगव्य के बारे में जाना है, तो ऐसे एक मिश्रित यूनिट स्थापित करना चाहते हैं। तो हमारे लिए क्या योजना है सर, ये जानना है मेरे को। जी राकेश जी, आप पे तो कहना चाह रहे हैं, तो कामधेनु योजना चल रही थी, तो ये 2020 में इस पर सब्सिडी उसमें बंद कर दी गई, ये जो कोरोना काल के दौरान। अभी योजना वापस मई 1-2 महीने के अंदर योजना वापस कंटिन्यूशन होने वाली है। तो उस योजना के माध्यम से आप कामधेनु योजना है, उसके अंदर 25% सब्सिडी का प्रावधान है। उस योजना के माध्यम से जो एग्री क्लिनिक स्कीम नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे उस स्कीम के माध्यम से फायदा सब्सिडी का उठा रहे हैं। और अगर आपका बेटा इस योग्यता को का पात्र है तो कहीं से भी इस प्रकार सेंटर से ट्रेनिंग लेकर के इस स्कीम के माध्यम से कर सकते हैं। नहीं, मेरा बेटा तो सब ग्रेजुएट है, केवल एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं है, खाली ग्रेजुएट है। कोई बात नहीं, ग्रेजुएट BSc बायो वाला कर सकता है सर, अगर BSc बायो है तो कर सकते हैं। नहीं है, मैं तो BSc मैथमेटिक्स हूँ, 81 बैच का। बेटा मेरा BA है और इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स और उससे किया हुआ है उसने अभी 4 साल 5 साल पहले। तो वो मेरा बेटा उसमें ग्रेजुएशन है, BSc तो नहीं है फिर वो। BSc में हूँ, मैथमेटिक्स में बायोलॉजी हूँ। जी राकेश जी, समाज आएंगे, अभी प्रेजेंट टाइम में ना सरकार की इसके अलावा सब्सिडी की और कोई डेयरी फार्म पर योजना नहीं है। तो अभी वो योजना तो है लेकिन उसको होल्ड कर रखा है, ऐसे नहीं कह सकते कि योजना नहीं है,
उसमें सब्सिडी का प्रावधान बैंकों में अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना काल के दौरान नहीं है। थोड़ी स्थिति ठीक हो जाएगी, सरकार वापस उसको कंटिन्यूशन करेगी। योजना अभी इस सरकार ने लागू की है तो उसको कंटिन्यूशन चलेगी वो। अच्छा सर, इसकी जानकारियों के लिए आपके कोई वीडियो, इसके यूट्यूब लिंक्स हो जिससे हम इसको और समझ लें, जब ये चालू होगी जुड़ जाएंगे इस योजना से, कामधेनु से, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? और ये जो गोबर गैस का जो पूरा सिस्टम समझना है, और जो एग्री बिजनेस आपने बताया या ये जो डेयरी बिजनेस बताया ना, तो उसके कुछ वीडियोज हो और पीडीएफ हो, मतलब तो वो कैसे हमको मिल सकते हैं सर, जिससे अभी 1-2 महीने में योजना चालू होने तक हम उनको और स्टडी कर लेते हैं और फिर इस पे काम कर रहे हैं हम ऑलरेडी। और हमारा सर, हम देखिए, हम आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े हुए हैं और हमारा एक पूरा ग्रुप काम कर रहा है पूरे इंडिया में, और हम जो 6 लाख प्लस विलेजेज हैं उनमें गांव बेस्ड आधारित उद्योग चालू करवा रहे हैं। हमारा एक मिशन है, एक रिटायर्ड सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर है 75 ईयर्स के, कमल टावरी सर, वो इस पे, और एक प्रदीप गांधी जी है एक्स एमपी, हम सबका ग्रुप बना हुआ है। हमारी 1 साल से वेबिनार चल रही है इस इशू पे। और हम क्या है कि हर गांव में 25 नए उद्योग लगाएंगे, हर ब्लॉक में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराएंगे। पूरी योजना हमारी असरकारी तरीके से, बिना सब्सिडी के भी कैसे लोगों को रोजगार देवें, हमारी एक संस्था उस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। पिछले 1 साल में काफी एक्सपर्ट्स को बुला बुला के वेबिनार करी है। और अभी हम गायों के जो एक्सपर्ट है इंडिया के, डॉक्टर निरंजन वर्मा जी, हमारी 18 दिन तक लगातार वेबिनार चली थी उनके साथ में, रोज 1.5-2 घंटे, और पंचगव्य से हमें काफी उन्होंने जानकारी दी है। तो हम उस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब हम गांव गांव में नए उद्योग स्थापित करें, और जो युवा शहर की तरफ भग रहा है, अर्बन एरिया की तरफ, उनको गांव में होल्ड करें। तो उस पे हमारा काम चल रहा है बहुत तेजी से। और एक 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, असरकारी, मतलब बिना सरकार की सहायता के भी हम कैसे लोगों को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। अगर सब्सिडी मिलेगी तो और फायदा मिल जाएगा, बस यही बात है, लोगों को जल्दी जोड़ पाएंगे, लोगों को ज्यादा लाभ हो जाएगा, भाई इतनी सी हमारी इसमें ये है। क्योंकि सब्सिडी से आदमी पंगु भी बन रहा है, ये भी उनका, कमल टावरी सर का कहना था कि सब्सिडी के कारण आदमी लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या सब्सिडी नहीं है, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो हम उनके दिमाग से वॉश आउट कर रहे हैं सब्सिडी का शब्द ही, कि चलो हम आपको सब चीजें प्लान करके दे रहे हैं, आप आगे आओ, काम करो और आपको ये फायदे होंगे। तो उनको जो जो बॉटलनेक्स है उसको दूरी करने का काम भी कर रहे हैं। और एक हमारा संगठन बना है रूरल बिजनेस हब, उसके हेड हमारे कमल टावरी सर है, प्रदीप गांधी सर है, और एक आईएएस ऑफिसर है ब्रजेश पाल सिंह, वो है। और काफी पूरे बड़े बड़े पूरे लोग जुड़े हैं इंडिया से पिछले 1 साल के अंदर में, तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। जी राकेश जी, बहुत बढ़िया, आप ग्रुप अच्छा किया। अब मुझे भी इस आज इंडो एग्रोनॉमी के माध्यम से, सर के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिला। मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जो आगे सरकार की योजनाएं आती रहे, और भी हम कभी वीडियो बनाए हमारा यूट्यूब चैनल पर, तो हम आपको लिंक भेजते रहेंगे और अपने सरकारी मीटिंग आगे करते रहेंगे, क्योंकि आपसे हमें बहुत सीखने को मिलेगा। हमारे पास तो सरकारी डॉक्यूमेंट्री योजना है। नहीं, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आप हमसे सीख रहे हो, हम आपसे सीख रहे हैं। बिल्कुल, और उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम जो माइंड सेट है उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे मतलब डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये बॉटलनेक हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारी जो डेवलपमेंट है रुकी हुई है जी। तो हमारा एक पूरा अच्छा विजन डॉक्यूमेंट बना हुआ है 10 पेज का, और बड़ा अच्छा उसमें मेहनत चल रही है। और अभी हम 3 दिन के वेबिनार कर रहे हैं, जो एक सेशन तो कल हो गया, अब एक कल होगा और एक 2 दिन बाद होगा, ऐसे 3 स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब जो भी कोई आदमी काम करे, युवा, तो पहले स्वॉट एनालिसिस करे। उसमें होता है स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एंड वीकनेसेस, स्वॉट उसको बोलते हैं। अपने अपने आकलन स्वयं करो, क्या क्या अपने पास स्ट्रेंथ है अपनी, क्या क्या अपनी वीकनेसेस है, कमियां हैं, क्या क्या अपनी थ्रेट्स आएगी, इसमें चैलेंजेस आएंगे, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो एनालिसिस करके जो हमारी कमजोरियां उनको हमको स्ट्रेंथ में बदलना है, और हम कैसे आगे बढ़े, उस पर भी हमारा एक बहुत अच्छा वेबिनार कल हुआ था। जी जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छा बताया। अच्छा, ये सर, तो हम भी सीख रहे हैं, उनसे भी काफी सीख रहे हैं। तो इन ग्रुप्स के माध्यम से जुड़ेंगे तो हम पूरे इंडिया में डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं सर, खाली अपने इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी, और हम बिल्कुल ब्लॉक बिल्कुल लेवल पे, लेवल पे, सभी पे हमारा काम चल रहा है। और हम उन पे जो भी काम करना चाह रहे हैं उनको अपॉइंट कर रहे हैं उस ग्रुप की तरफ से, कि आप इस ब्लॉक को देखो, इसमें ये करो। और हमारी 15-20 हमने वो बनाई है, मतलब प्रोग्राम्स, तो उनको जिनको जो सुविधा चाहिए वो सुविधा देंगे हम।
जी बिल्कुल राकेश जी, जो आगे और भी एग्रीकल्चर की रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी हम वीडियो के माध्यम से या इस इंडो एग्रोनॉमी के माध्यम से आपको आप तक जुड़े जुड़े रहेंगे, देते रहेंगे। ठीक है सर, आपका टेलीफोन नंबर मिल सकता है क्या सर? सर आपका टेलीफोन नंबर मिल सकता है? सर मैं आपका नंबर डाल दूं? हेलो देवाराम जी, आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, नंबर तो दे दीजिए ना, इनका क्या दिक्कत हाँ है? राकेश जी, मैं नंबर दे रहा हूँ। वैसे आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, उसमें सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी क्वेश्चंस होगा सर भी आपकी बात सुनेंगे वहाँ पे। बाकी सारे पैनलिस्ट जुड़ेंगे वहाँ पे, सर जुड़े हुए हैं अपने साथ में। तो आप सर को पिंग भी कर सकते हैं, देवराम जी आपको वहाँ पे असिस्ट करेंगे आराम से। और सर के नंबर में चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपनी बात रखे, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। आप सर राकेश जी, आप कोई कुछ पूछना चाहता है? गिरिराज जी, जितेंद्र जी। जी जितेंद्र जी बोलिए सर। सॉरी सर, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। आप जितेंद्र जी, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। आप प्लीज आपका जो भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। उनके अलावा और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर एक दो क्वेश्चंस आए हैं। हम्म। आ, यहाँ पर जितेंद्र जी पूछ रहे हैं कि जो अपने गोबर गैस बनाते हैं इसमें टायर के बारे में टायर के बारे में जानकारी कुछ नहीं। जो गोबर गैस बनाते हैं ना उसमें ट्यूब को एज ए सिलेंडर, जो जिसके अंदर गोबर गैस बनाएंगे उसका गैस जो बनेगी वो ट्यूब के अंदर जाएगी, वहां पर एज ए सिलेंडर का ट्यूब काम करेगा। और उससे एक वाल लगा हुआ रहता है जो हमारे जहाँ यूटिलाइज करते हैं चूल्हे से जुड़ा हुआ रहेगा। ट्यूब फूलती जाएगी और इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहता है कि ताकि वो फट जाए। ऐसा नहीं है कि डेली यूज करते रहते हैं, इतना प्रेशर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसकी कम खर्चीली विधियां, बहुत सारे ऐसे हुनर हैं जो हम कर सकते हैं। एक्चुअली इससे वो सीएनजी बन रही है। हमारे पास 3000 गायों की गौशाला है। गोबर से सीएनजी मीथेन गैस भी बन रही है, और जो सिलेंडरों में भर के गाड़ियां भी चला रहे हैं उससे। वो प्रोजेक्ट कितने का बनता है सर, और उसके लिए कितनी मिनिमम गायों की रिक्वायरमेंट होती है? सर उसके लिए वो तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा डेवलप करना पड़ता है। दूसरा उसके लिए ज्यादा थोड़ी मात्रा में एटलीस्ट अपने पास शुरुआत में 30-35 गायें हो तो उनके गोबर के लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि डेली की उसमें ज्यादा ताजे गोबर की जरूरत रहती है। राकेश जी, नहीं, इसके लिए मेरे आप पास मैं बताना चाहता हूँ सर आपको। इसके ऊपर हमने एक पूरा सेशन रखा है सर। गुजरात का एक कंपनी है ग्लो ग्रीन बायोटेक हाँ, के नाम गुजरात की से। कंपनी काम कर रही है सीएनजी गैस पे। हाँ जी, और उसके ऊपर हमने पूरा सेशन रखा था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं सर। ठीक है सर, भेजिए मेरे को वीडियो। थैंक यू। आप ग्रुप में रहिए, मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगा सर। ठीक है सर, मैं ग्रुप में हूँ, जो आज आपने बनाया ना उस ग्रुप में जुड़ गया ऑलरेडी। ठीक है सर। ठीक है सर। और कोई है जिनका कोई क्वेश्चन है सर यहाँ पे? अनूप जी, गिरिराज जी, जितेंद्र जी, राजीव जी, सौरभ जी, शशांक जी, विधि वाजपेयी मैम, कोई कुछ पूछना चाहता है खेती के रिलेटेड? गिरिराज जी, आपका आवाज पिछली बार भी नहीं आया था। आप बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? हेलो, आवाज आ रही? हाँ बोलिए सर। ये जो अभी स्कीम बता रहे थे सर, तो ये जैसे इसमें एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होना जरा कंपलसरी है क्या, या जब साइंस बैकग्राउंड से, मैथ से भी हो तो चलेगा, जो ट्रेनिंग नहीं था 45 सर, डेज का? इसमें एग्रीकल्चर, जी जो सबसे ज्यादा जो मैंने रियलाइज किया है अभी पशुधन के अंदर, कि जितना जैसे पेमेंट आता है 15,000 रुपये हमारे घर पे पेमेंट आ रहा है, तो सर 7-8 हजार रुपये हमारा पशु आहार केटल फीड के अंदर चला जाता है सर। तो पशु आहार के ऊपर कोई काम किया है सर अपनी सिस्टम ने सर, कि घर पे हम बना सकते हैं इस तरह से पशु? पशु आहार के लिए जब बिल्कुल मैंने तो काम नहीं किया लेकिन देखा कई जगह जगह फार्म अच्छे से कर रहे हैं। जी जी। वो क्या करते हैं, पशुओं को पौष्टिक आहार देते हैं, जैसे कि